के पहले ना बहुत सारे रिकॉर्ड सामने आ रहे थे, पता है, बहुत सारे स्टैट्स सामने आ रहे थे कि नेपोली के होम ग्राउंड में ज़्यादा कोई स्पेनिश टीम है नहीं जो हरा पाई है नेपोली को, है ना। मतलब सिर्फ रियल मैड्रिड ने हराया था अभी तक। और नेपोली जो है कुछ 12 में से 6 या 7 गेम जीत गई है स्पेनिश ऑपोजिशन के खिलाफ। और नेपोली अपने होम ग्राउंड में कितनी ज़्यादा अच्छी है ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। नेपोली का डिफेंस कितना अच्छा हो जाता है अपने होम ग्राउंड में। नेपोली का जो पीछे से क्राउड सपोर्ट मिलता है अपने होम ग्राउंड से, उसके कारण नेपोली खुल के खेलती है, ठीक है, एकदम अच्छे से खेलती है। सबकी सब बातें बेकार हो गई, सबकी सब बातें बेकार हो गई, क्योंकि बार्सिलोना ने लिटरली धो डाला। ऐसे लिया नेपोली को और ऐसे 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 करके धो डाला नेपोली को। ये पिछले 2-3 साल का। और मैं यहाँ बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे जाके पूरी रीजनिंग देने वाला हूँ। पिछले 2-3 साल का ये मेरे हिसाब से बार्सिलोना का बेस्ट गेम था। विदाउट अ डाउट ये बार्सिलोना का बेस्ट गेम था पिछले 2-3 साल में। और ये मैं सिर्फ जो हमारा 4-2 स्कोर आ गया है, जो हमने 4-2 से नेपोली को हरा दिया है, मैं बस उसके कारण नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, गोल पड़े, बहुत सारे गोल पड़े, अच्छे अच्छे गोल पड़े, बट पूरा गेम, पूरा ओवरऑल देखो तो। खैर यार, इन सब के बारे में अच्छे से आराम से हम लोग डिटेल में आगे बात करते रहेंगे। बट अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने नेपोली जैसी खतरनाक टीम को, नेपोली को अभी वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंसिव टीम में से एक माना जाता है। और वैसे भी इटालियन टीम, तुम लोगों को पता है इटालियन टीम्स का डिफेंस अच्छा होता ही होता है यार, ऑब्वियस सी बात है। और उसमें भी नेपोली का डिफेंस वन ऑफ द बेस्ट है सीरिया में, ठीक है। उसके बाद भी हमने नेपोली को 4 गोल मार दिए, और एकदम इजीली मार दिए। और 4 के हम लोग 6 या 7 गोल भी मार सकते थे उनको, एकदम इजीली मार सकते थे हम लोग, उतने गोल एकदम इजीली मार सकते थे। तो यार अभी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि किस लाइनअप के साथ बार्सिलोना ने स्टार्ट किया था। तो बैक लाइन हम लोगों ने जैसे एक्सपेक्ट किया था वही थी। जॉर्डी अल्बा लेफ्ट बैक, पीके और अराउहो सेंटर बैक, और राइट बैक सर्जिनियो डेस्ट, गोलकीपर ऑब्वियसली टर स्टेगन था। मिडफील्ड भी बुस्केट्स, फ्रैंकी डियोंग और पेड्री की थी, जो कि सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उसके बाद अटैक में बीच में ओबामियांग खेल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे फेरान टोरेस खेल रहा था, और राइट हैंड साइड पे अडामा ट्रायोरे खेल रहा था। और यार मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि फेरान टोरेस को ड्रॉप कर सकता है शावी। इनफैक्ट बहुत लोगों को लग रहा था कि शावी फेरान टोरेस को शायद स्टार्ट ना कराए, बट ऐसा नहीं हुआ। शावी ने फेरान टोरेस को स्टार्ट कराया। और यार मेरे को पता है, मैं बात कंसिस्टेंटली बोलता हुआ आया हूँ कि फेरान टोरेस शावी के सिस्टम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग देख लो कि यार वो जिस तरीके से स्पेसेस क्रिएट करता है, और वो स्पेसेस सिर्फ अटैकर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिस तरीके से फेरान टोरेस का मूवमेंट रहता है उसके कारण कल फॉर एग्जांपल फ्रैंकी डियोंग के लिए, या फिर उसके पहले जिस तरीके से पेड्री के लिए जो स्पेसेस क्रिएट करता है, गावी के लिए जो स्पेसेस क्रिएट करता है अपने मूवमेंट से, डिफेंडर्स को ऑक्यूपाई करके, या फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करके, उसके कारण फेरान टोरेस शावी के सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माना कि उसकी फिनिशिंग अभी और इंप्रूव करना ज़रूरी है, वो अकेला एस्पेक्ट है जहाँ पर फेरान टोरेस को इंप्रूव करना है, बट उसके बाद भी फेरान टोरेस का गेम जो है वो बार्सिलोना के लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल है। हाँ तो यार खैर, हम लोगों ने अब देख लिया कि कौन सी टीम ने स्टार्ट किया था, और गेम शुरू होते साथ हम लोगों ने नेपोली को शॉक कर दिया, एकदम कंप्लीटली हम लोगों ने उनको शॉक कर दिया। हम लोग 9th मिनट पे हम लोग का गोल पड़ गया था, और गोल पड़ा वो तो है ही, प्लस काउंटर अटैक से गोल पड़ा। और यार देखो, अगर तुम लोग बार्सिलोना कुछ टाइम से फॉलो करते आ रहे हो, ज़्यादा टाइम नहीं, 3-4 साल से अगर तुम लोग को बार्सिलोना को फॉलो करते आ रहे हो, तो तुम लोग को एक बात पता है कि बार्सिलोना को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ठीक है, काउंटर अटैक करने की, बट बार्सिलोना काउंटर अटैक कर नहीं पा रही थी उतने रेगुलर बेसिस पे, उतना एफिशिएंटली बार्सिलोना काउंटर अटैक कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके ऑब्वियसली बहुत सारे रीजन थे। हमारे फॉरवर्ड की जो एज थी वो भी थोड़ी ज़्यादा थी, या फिर जो गेम प्लान था वो भी उतना शायद क्लियर नहीं था, फ्लूइड नहीं था। हम लोग एक ही चीज़ पे स्टिक कर जा रहे थे, आगे बढ़ने का ट्राई नहीं कर रहे थे, मल्टीपल डिमेंशंस में हम लोग जाने का ट्राई नहीं कर रहे थे। बट अब ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग का जो ट्रांजिशन है, अब हम लोग से तुम लोग टिकी टक्का करवा लो, अब हम लोग से तुम लोग काउंटर अटैक करवा लो, कुछ भी करवा लो, हम लोग उतने ही फ्लुएंट दिख रहे हैं। तो खैर मैं बोल रहा था कि अडामा ट्रायोरे, ओबामेयांग और जॉर्डी अल्बा के कारण ये गोल आया। सबसे पहले नेपोली वाले गलती करते हैं जिसके कारण ओबामेयांग के पास बॉल आती है। ओबामेयांग की स्पीड के बारे में हम सब लोगों को पता है, ओबामेयांग की स्पीड के कारण हम लोग अपना फर्स्ट स्टेप बनाते हैं, ठीक है, हम लोग अपना फर्स्ट स्टेप बनाते हैं, आधी दूरी तक बॉल लेके जाते हैं, उसके बाद आता है अडामा ट्रायोरे। और यार कितना अच्छा रन था, कितना ब्यूटीफुल सीक्वेंस था, कितना प्यारा था। अडामा ट्रायोरे को 2-3 लोग घेरे हुए हैं, बट हम लोग को पता है उसकी स्पीड को मैच करना इजी नहीं है, उसकी फिजिकलिटी को मैच करना इजी बिल्कुल भी नहीं है। और अडामा ट्रायोरे उसके बाद बॉल दे देता है जॉर्डी अल्बा को, और जॉर्डी अल्बा काफ़ी इजीली फिनिश कर देता है। काफ़ी ट्रिकी हो सकता था फिनिश, बट जॉर्डी अल्बा ने बिल्कुल फ्लफ अप नहीं किया, और हम लोग को स्टार्टिंग में ही लीड दिला दी, जिसके कारण हम लोग का जो कॉन्फिडेंस है और ज़्यादा बढ़ गया, और नेपोली और डर डर के कहीं ना कहीं खेलने लगी। और यार एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर तुम लोग लास्ट नेपोली वाला गेम देखो तो उसमें अडामा ट्रायोरे के अगेंस्ट उनका कोई एक प्लेयर खेल रहा था, सॉरी मेरे को नाम याद नहीं है, बट उनका कोई एक प्लेयर खेल रहा था, ठीक है, ऊंचा सा था, ठीक है, उसने अडामा ट्रायोरे को रोका था।
हम लोगों ने लास्ट गेम के रिव्यू में डिस्कस भी किया था कि अडामा ट्रायोरे के ऊपर दो दो बंदे वो लोग घेर के रखे थे, इंसिनिये था और वो दूसरा बंदा था, बट उसको हटा के वो लोग मार्को रूई को ले आए। धागा खोल डाला अडामा ट्रायोरे ने उसका। पूरे गेम में वो मार्को रूई कुछ नहीं कर पाया भाई। क्यों लाए उसको, इसका कोई रीजन नहीं था, माना एक्सपीरियंस है या जो भी है, बट अडामा की फिजिकलिटी के सामने वो कल कुछ भी नहीं कर पाया। हाँ तो खैर मैं बोल रहा था कि इसके कारण हम लोग के पास आ गया कॉन्फिडेंस, और इसी कॉन्फिडेंस के चलते हम लोगों ने एक सेकंड गोल मार दिया। अब यार देखो ये सेकंड गोल तुम लोग देखोगे, फ्रैंकी डियोंग के बारे में अच्छे से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे इस गोल के बारे में भी और उसके पूरे मैच के परफॉर्मेंस के बारे में भी। बट ये गोल की शुरुआत कहाँ से हुई ना, अपन वो देखते हैं। लॉन्ग बॉल, एक लॉन्ग बॉल आई थी, ठीक है, एक लॉन्ग बॉल आई पीछे से एक लॉन्ग बॉल आई, उनके किसी प्लेयर का डिफ्लेक्शन हुआ, नहीं तो फेरान टोरेस ऑफसाइड हो सकता था, बट फेरान टोरेस ने बहुत प्यारा बैक पास दिया। वो बैक पास आया, फ्रैंकी डियोंग फिर बॉल लेके आगे भागना शुरू हुआ। अब यार देखो फ्रैंकी डियोंग यहाँ पे थोड़ा डर सकता था, ठीक है, फ्रैंकी डियोंग बॉल लेके आगे जा रहा है, ठीक है, उनकी जो बैक लाइन है कंटिन्यूसली पीछे जाती आ रही ताकि फ्रैंकी डियोंग को थ्रू बॉल ना दे सके, या ओबामियांग को हो गया, या फेरहान टोरेस को हो गया, या अडामा ट्रायोरे को हो गया, इनके पास थ्रू बॉल ना जाए, इसलिए नेपोली का जो डिफेंस है ना वो कंटिन्यूसली पीछे जा रहा था, तो फ्रैंकी डियोंग खड़ा होता है दूर, फ्रैंकी डियोंग दूर खड़ा होता है, शूट कर देता है। कितना प्यारा शूट था ये, इतना ब्यूटीफुल गोल था, इतना प्रिसाइज गोल था, टॉप कॉर्नर में विथ कर्ल एंड चिप फ्रैंकी डियोंग ने फिनिश कर दिया, इतना प्यारा फिनिश कर दिया। और 12 मिनट हुए अभी और बार्सिलोना 2-0 अप है, बार्सिलोना 2-0 अप है। और यार फ्रैंकी डियोंग का कल का गेम, ओ भाई फ्रैंकी डियोंग के कल का गेम कितना ब्यूटीफुल, उसके पासेस देख लो तुम लोग, उसके पासेस देख लो, उसका मूवमेंट देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका मूवमेंट देख लो, उसके 1-2 देख लो विथ बुस्केट्स, और बुस्केट्स के लिए भी कल का गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फ्रैंकी डियोंग कैसे मक्खन जैसे बह रहा था यार पूरी फील्ड में, डिफेंस से लेके अटैक तक टर्न्स कर रहा था, पासेस कर रहा था, 1-2 कर रहा था, पास एंड मूव कर रहा था, कितने इजीली ब्रेक कर रहा था उनके डिफेंस को, कितने इजीली केओस क्रिएट कर रहा था उनके डिफेंस में, जिसके कारण हमको स्पेसेस मिल रहे थे, उन स्पेसेस पे हमारे बाकी प्लेयर्स जा रहे थे, उनको ऑक्यूपाई कर रहे थे, और नेपोली एकदम इजीली ब्रेक हो जा रही थी, एकदम इजीली ब्रेक हो जा रही। और यार सिर्फ फ्रैंकी डियोंग की बात नहीं है, कल पूरी बार्सिलोना का तुम लोग गेम देख लो, इतना काम गेम था बार्सिलोना का, और काम होने के बाद भी ऐसा नहीं कि बार्सिलोना बैक पासिंग कर रही है, ऐसा नहीं कि बार्सिलोना जो हम लोग पहले देखा करते थे ऐसे गोल गोल घूमे ले रही है उनके बॉक्स के अगेंस्ट, नहीं, बार्सिलोना पेनिट्रेट कर रही थी, बार्सिलोना अंदर घुस रही थी, और जब बार्सिलोना एक बार अंदर घुस गई, कभी गोल पड़ रहा था, कभी गोल नहीं पड़ रहा था, बट जब हम लोगों ने बॉल लूज कर दी तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक बहुत प्यारा पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा था। अगर तुम लोग हाइलाइट्स वगैरह देखे होगे लाइव, तो मेरे को लगता नहीं कोई देखा होगा यहाँ पे पेप ग्वार्डियोला की टीम, बट अगर तुम लोग उनके पूरे फुल मैचेस देखे होगे पेप ग्वार्डियोला की टीम की, देखे होगे कि किस तरीके से प्रेस करती थी पेप ग्वार्डियोला की टीम जब पेप ग्वार्डियोला बार्सिलोना में था। तो हम लोग अगर बॉल लूज करते हैं, अगर मैंने बॉल लूज कर दी, तो मैं सामने क्या देखता हूँ कि मेरे सामने 4 बार्सिलोना के प्लेयर्स हैं, वो चारों के चारों आ रहे हैं, मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं, हंटिंग विथ पैक्स, छोटे छोटे गुट बना के, ग्रुप बना के प्रेस कर रहे थे, और हम लोग बॉल जीत ले रहे थे। नेपोली को हमने जगह ही नहीं दी भाई, नेपोली को जगह नहीं दी। नेपोली ने बहुत बार ट्राई किया कि यार आराम से पीछे से बिल्डअप प्ले शुरू करते हैं, और नेपोली बिल्डअप प्ले में अच्छी है, नेपोली का पोजीशन सीरिया में सबसे अच्छा है, वो लोग अपने स्टाइल के कारण, अपने विद द बॉल पोजीशन के कारण, विद द बॉल क्वालिटीज के कारण जाने जाते हैं कि किस तरीके से लोग बिल्डअप प्ले शुरू करते हैं, बट हम लोगों ने उनको बिल्डअप प्ले शुरू करने दिया ही नहीं। हम लोग का जो प्रेस था, हम लोग की जो पोजीशनिंग थी, जब हम लोग बॉल लूज कर रहे थे, विदाउट द बॉल पोजीशनिंग जो थी वो कितनी अच्छी थी। नेपोली वालों ने उनके थर्ड में कितनी ज्यादा बार बॉल लूज करी है, हमारे पास कितनी ज्यादा बार बॉल आ गई, हम लोगों ने उनको मोमेंटम लेने का मौका ही नहीं दिया, बट उसके बाद भी उन लोगों ने एक अर्ली गोल मार दिया कहीं ना कहीं। और ये गोल मेरे हिसाब से 100% टर स्टेगन की गलती तो है ही, बट कहीं ना कहीं डिफेंस की भी थोड़ी सी गलती है। एक थ्रू बॉल आती है, एक अच्छी बॉल आती है, लॉन्ग बॉल टाइप्स की आती है एक, और हमारा डिफेंस ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग हाई पुश कर रहे थे, हम लोग प्रेशर बना रहे थे, तो इसलिए हमारा डिफेंस पीछे नहीं था, बट बॉल बाहर जा रही थी। अगर तुम लोग देखोगे बॉल हमारे गोल की तरफ नहीं जा रही थी, बॉल बाहर जा रही थी, तो टर स्टेगन को वहाँ बॉल के पास जाने का कोई मतलब ही नहीं था, और बॉल के पास गया तो गया, वो फाउल करने का कोई मतलब ही नहीं था। टर स्टेगन की टाइमिंग गलत थी, टर स्टेगन की डिसीजन मेकिंग गलत थी, जिसके कारण उनको एक पेनल्टी मिल गई और उन लोगों ने एक ईजी गोल मार दिया। बट ऑब्वियसली इस गोल के बाद हम लोग नीचे नहीं गए, हम लोग अपना मोटिवेशन हारे नहीं, इनफैक्ट हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं और ज़्यादा अच्छा हो गया था, हमको इस गोल के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा,
हम लोग जिस तरीके से पहले हाफ में खेल रहे थे उसी तरीके से हम लोग पहले हाफ में खेलते गए। और यहाँ तक कि उनके प्लेयर पोलिटानो ने कहा भी है कि बार्सिलोना कट आवर लेग्स इन द फर्स्ट हाफ। हम लोगों ने उनके पैर काट के रख दिए थे, हम लोग उनको हिलने का मौका नहीं दे रहे थे। गोल खाने के बाद भी हम ही लोग गेम को डोमिनेट कर रहे थे और इसी के चक्कर में हम लोग का तीसरा गोल आ ही गया। और गेस व्हाट, किसने फिनिश किया? तुम लोग गेस करो। पीके, द ओजी स्ट्राइकर पीके ने फिनिश कर दिया। और कितना अच्छा गोल था, नहीं मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। पीके ने कितना अच्छा फर्स्ट टच लिया, कितने अच्छे से बॉल को कंट्रोल किया और कितने अच्छे से फिनिश कर दिया। और हल्की सी टकराई पोल से और फिर एकदम इजीली गोल पे चली गई। और फर्स्ट हाफ के बाद बार्सिलोना 3-1 लीड कर रही थी। और यार इस पॉइंट पे हम सब लोगों को पता था, इनफैक्ट नेपोली के कोच को भी पता था कि बस खत्म है यार गेम, बार्सिलोना जीत चुकी है। और ऑलरेडी रिजल्ट हम सब लोगों को पता चल गया था कि यहाँ से बार्सिलोना हार तो सकती नहीं, भले एक हाथ गोल और खा जाए, बट बार्सिलोना का यहाँ से हारना एकदम इम्पॉसिबल है। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग सेकंड हाफ में एकदम ही ढीले पड़ गए थे, हम लोग सेकंड हाफ में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सेकंड हाफ में भी हम लोग का जो मूवमेंट है उतना ही अच्छा दिख रहा था, हम लोग की जो पासिंग है वो उतनी एक्यूरेट दिख रही थी, हम लोग का जो बैलेंस है टीम का वो उतना ही अच्छा दिख रहा था। हम लोग ट्रांजिशंस काफी इजीली कर रहे थे। बैलेंस जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं टीम के ट्रांजिशंस की बात कर रहा हूँ कि हम लोग अटैक से डिफेंस में काफी अच्छे से आराम से स्विच कर ले रहे थे। हम लोग कहीं ना कहीं हल्का सा कंजर्वेटिव भी हो गए थे क्योंकि हम लोगों को पता था कि यार अभी ज्यादा गोल खाना यहाँ पे रिस्की हो सकता है। तो बार्सिलोना थोड़ा सा संभल के खेलने लगी थी, जैसा कि मैंने बोला, जो कि ट्रांजिशन से अटैक से डिफेंड में वो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड दिख रहे थे सेकेंड हाफ में। और इसी के साथ हम लोग का फोर्थ गोल भी पड़ गया। और यहाँ पे वापस किसका इन्वॉल्वमेंट था तुम लोग सोचो। अडामा ट्रायोरे, फ्रैंकी डियोंग और ओबामियांग पूरे गेम में बॉल के पास आ रहा था, उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी बट वो फिनिश नहीं कर पा रहा था। बट इस टाइम अडामा ट्रायोरे राइट हैंड साइड से एक लो क्रॉस देता है अंदर और फ्रैंकी डियोंग का डमी देख लो यार। फ्रैंकी डियोंग बॉल के ऊपर से कूद जाते क्योंकि उस एंगल से शूट करता शायद जाती शायद ना जाती, बट फ्रैंकी डियोंग ने अपना एक डिसाइसिव मूव खेला जिसके कारण ओबामियांग के पास एकदम क्लियर बॉल आ गई। और इतना प्यारा फिनिश, कितना पिन पॉइंट फिनिश, कितना परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ फिनिश। और इसीलिए हम लोग को ओबामियांग जैसा स्ट्राइकर चाहिए था जिसके पास स्पीड भी हो और जिसकी फिनिशिंग भी अच्छी हो, जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो। और उसने वो सब इस गेम में दिखाया और एक आराम से एक अच्छा सा गोल मार दिया। और मैं अडामा ट्रायोरे की बात करना चाहूंगा। सारे लोग बोल रहे थे अडामा ट्रायोरे बार्सिलोना के लिए नहीं खेल पाएगा, ऑलरेडी 4 या 5 असिस्ट दे चुका है वो। हर गेम में हमको जो विड्थ प्रोवाइड करता है वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और हाँ, बार्सिलोना इस तरीके से 4-1 अप हो गई। और इसके बाद हम लोगों ने काफी सारे सब्स्टिट्यूशन किए और कहीं ना कहीं लास्ट के 15 से 20 मिनट में हम लोग हल्के दिख रहे थे थोड़े, है ना। हम लोग की जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई थी और मैं ब्लेम नहीं कर सकता प्लेयर्स को। हम लोग को बड़ी टीम्स के अगेंस्ट इस चीज़ में इंप्रूव करना पड़ेगा। ऐसे जो सिली गोल जो हम लोगों ने नेपोली के अगेंस्ट जो दूसरा गोल खाया, जो नेपोली ने दूसरा गोल मारा, ऐसे गोल्स हम लोग को नहीं खाने चाहिए। हम लोग अपने बॉक्स में थे और कुछ ज़्यादा ही पास कर रहे थे जिसके कारण हम लोग के ऊपर प्रेशर बन गया और हम लोगों ने एक फालतू का गोल खा दिया। ये गोल हम लोग को नहीं कंसीड करना चाहिए था। बट जो भी है, ओवरऑल बार्सिलोना के लिए मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट गेम्स था, वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था मेरे हिसाब से। और हम लोग अब आगे बढ़ चुके हैं और हमारे जो अगले ओपोनेंट्स की लिस्ट है जो कि आ सकते हैं यूरोपा लीग में, वो काफ़ी ईजी दिख रही है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि शावी ने कहा कि अभी हम लोग को हम्बल रहना है। दिस इज जस्ट द स्टार्ट। वी हैव टू स्टे हम्बल, वी हैव टू वर्क हार्ड एंड वी हैव टू पेव आवर वे थ्रू ऑल द डिफिकल्टीज दैट वी हैव फेस्ड। हम लोग पिछले 2-3 सालों से 4-5 सालों से हम लोग कितने घटिया रिजल्ट्स, कितने घटिया परफॉर्मेंसेस हम लोग देखते आए हैं। हम लोग को पता है बट उसके बाद जब ऐसे परफॉर्मेंसेस आप देखते हो आपको अंदर से खुशी मिलती है और इसी खुशी के लिए तो हर एक बार्सिलोना फैन जीता है। यार अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विस्का एल बार्सा।